नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके और हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनका पेपर अभी 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को होने वाला है। आप सभी साथियों के लिए आज के इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण, स्टैटिक जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो भाई, जिनका भी पेपर बाकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये क्लास है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस आपको करवा दिए हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें जो लिमिटेड क्लासेस मिलेंगे आपको, उनको देख कर ही जाना पेपर से पहले, बिल्कुल गर्दा उड़ा के आओगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अब आप यहां सोचोगे सर, घर में गंगा आना या बहना, तो दोनों अलग अलग है। देखिए, घर पर गंगा आना इस मुहावरे का अर्थ होता है बिना श्रय के काम सिद्ध होना। ठीक है, एक होता है घर पर गंगा बहना। अगर बहना पूछे ना कि घर पर गंगा बहना, तो इसका अर्थ होता है घर में सभी सुविधाएं होना। घर में गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होता है, या घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है कि घर में सभी सुविधाएं होना। लेकिन अगर पूछे घर में गंगा आना, तो फिर इसका अर्थ होगा बिना श्रम के काम सिद्ध होना। यह क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, पहले भी जीडी में पूछ चुका है, और इसका आंसर एसएससी जीडी ने दिया है या एसएससी ने दिया है बिना श्रम के काम सिद्ध होना। तो आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। यानी अंशुमाली जो है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, यही आपको बताना है। तो भाई ध्यान से देखिए, अंशुमाली जो है साथियों, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। याद रखिएगा, बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास करवाएंगे, क्विक रिविजन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की। ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है आपको पूरा करना है। राष्ट्र की इनमें से डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो भाई देखिए क्या आएगा रिक्त स्थान पर, तो राष्ट्र की आन के लिए साथियों, शान नहीं, बान भी नहीं, दान भी नहीं, आन। आन यानी होता है इज्जत। तो भाई राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर कई सारे बच्चे शान बताएंगे, शान गलत आंसर होगा, आन आंसर आएगा, आन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आन। अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा होता है। देखिए, अभिशाप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, ये पूछा जा रहा है साथियों। तो ध्यान से देखिए, अभिशाप शब्द का विलोम शब्द होता है वरदान। क्या होता है, वरदान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वरदान। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। बताइए इनमें से कौन सा तत्सम शब्द आपको दिख रहा है। खीर, मांस, काम, ये सभी तो तद्भव रूप है, लेकिन तत्सम केवल ईर्ष्या दिख रहा है यहाँ। ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या जो है, यह आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ईर्ष्या। आगे देखिए, राजमहल में कौन सा समास है। तो भाई राजमहल शब्द में कौन सा समास है साथियों। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजा का महली, यानी तत्पुरुष समान होगा इसमें। राजमहल में राजमहल का अर्थ होगा राजा की महली, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी ईश्वर को न मानने वाला, ये जो वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। मोटा मोटी भाषा में आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आएगा नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, तो नास्तिक होगा। अगला, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। रेखांकित वाक्यांश को मैंने यहाँ पर जो है ना हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि फीस नहीं ली गई। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो फीस नहीं ली, इसके लिए एक वाक्य आपका क्या होगा, निःशुल्क होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, निःशुल्क। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अजात शत्रु। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चारों ओर उज्जवल,
चांदनी फैली है। तो उज्ज्वल का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ उज्ज्वल जो है, देखिए यहाँ जो आपका उज्ज्वल लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। आपको बताना है कि उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। देखिए उज्ज्वल को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उज्ज्वल। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी उल्लंघन ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। उल्लंघन को हम सही रूप से कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से उल्लंघन लिखा जाता है। यहाँ गलत लिखा था, इसी का शुद्ध वर्तनी बताना था। आगे देखिए मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। देखी अप लोचन ललचाने, यहाँ पर ये जो लोचन वाला शब्द है इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भाई लोचन जो है ना किसका पर्यायवाची शब्द है, तो भाई लोचन जो है आंख का, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो चक्षु भी नेत्र का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखना चक्षु, लोचन ये सभी नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, आंख के। ठीक है, आगे देखिए मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। मोटा अक्षर यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, यानी दुर्घटना के स्थान पर क्या आएगा, तो भाई इस दुर्घटना तो नहीं होगा, घटना होता है ना कि इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, घटना। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर है ये महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था। यानी इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवादियों के ग्रुप में शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो भाई देखिए करेक्ट आएगा साथियों, देखिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये सभी जो है ना भाई उग्र दल में शामिल थे। लेकिन गोविंद रनाडे जो हैं, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे, ये साथियों उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। और देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है ना आचार्य विनोबा भावे ने की थी। याद रखना विनोबा भावे याद रखना है आपको। ठीक है, विनोबा याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विनोबा भावे ने कब की थी, तो 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखिए दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव जीता था, तो भाई करेक्ट आंसर होगा यहाँ लिबरल पार्टी के लिए, ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। देखिए भारत पर हुनों का जो प्रथम आक्रमण है ये किस शासक के समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, स्कंदगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। भाई देखिएगा ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन से संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित किया गया है, तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद में संग्रहित किया गया है, तो मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा महायान से, ऑप्शन नंबर ए महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, तो भाई अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसका नाम क्या था साथियों। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। देखिए सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, राइट है ऑप्शन नंबर सी मुगल शासक अकबर के शासनकाल में। अगला है न्यू केसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है। तो भाई न्यू केसल पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है, करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है।
देखिए तो देशांतर रेखाओं के संबंध में ऑप्शन नंबर डी केवल सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या 180 नहीं 360 होती है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो भाई इनमें से कौन सी वो नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? करेक्ट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ध्यान से। तो भाई देखिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार जो होता है वो बढ़ता है साथियों, इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह है धूलकण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो भाई सर्प विषरोधी सुई जो है ये किस तत्व का एक यौगिक है? तो साथियों करेक्ट आएगा स्वर्ण यौगिक का, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण यौगिक। दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? देखिए, दाब का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है ml, देखिए ml-1 t-2। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर इन्वर्स होता है, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, ला लीगा खिताब संबंधित है किससे? तो ला लीगा ये जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आएगा फुटबॉल से। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोमर देव महोत्सव मनाया जाता है? तो भाई किस राज्य में यह भोमर देव मंदिर स्थित है जहां भोमर देव महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है छत्तीसगढ़। आगे, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, तरुण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा तरुण चौधरी। 1837 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, कौन सा, कहाँ? तो 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, कहाँ पर? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका लाल किले में, ऑप्शन नंबर बी लाल किला दिल्ली। कोट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए राइट आएगा रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा रंजन गोगोई। भारत सरकार ने इनमें से किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो भाई भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? करेक्ट है 2018 में, ऑप्शन नंबर ए। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है? तो किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मुद्रा मूल्य होता है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? भाई काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले शासक बने थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम में थे बृहद्रथ, तो ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ भी देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यहाँ बिंदुसार लिखा है तो ये तो पहले नहीं थे, अंतिम में बृहद्रथ थे। देखिए शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, अंत होता है बृहद्रथ से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो करेक्ट आएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में के अनुच्छेद 300 का ए में है, जो कि वर्तमान में कानूनी अधिकार है। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था कब? तो भाई करेक्ट आएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आएगा जीवन प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है तबेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं किस खेल के? तो तबेसा मलिक जो है एक भारतीय खिलाड़ी हैं, किस खेल के हैं? तो तबेसा मलिक का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोल्फ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है, याद रखिएगा। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो भाई देखिए रजत रंगिनी के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा कल्हन। ऑप्शन नंबर बी। ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेन सांग ने जो है ना साथियों याद रखिएगा, ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से ठीक है किस स्थल में गोदी, देखिए गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो भाई गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण कहाँ पर मौजूद है? सिंधु सभ्यता स्थलों में से किस स्थल में? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका होगा लोथल में। लोथल ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो भाई महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है तो साथियों ठीक है, महाभारत की जो लड़ाई है कुरुक्षेत्र में जो लड़ी गई थी 18 दिन लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी 18 यहाँ आपका करेक्ट आएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और बिल्कुल ज़्यादा लोड बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे क्लासेस। ठीक है, लिमिटेड वीडियोस वहाँ आपको मिलेंगी, जाना प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं सारी लगा लेना आप। साथियों 12 से 14 क्वेश्चन आप इजीली बना के आओगे जीके में, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।